चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। फर्स्टली मैं इस चैप्टर को हर पैराग्राफ को इंग्लिश में लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और उसके बाद उस पैराग्राफ को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and the toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then someone else offer them to him? एक बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ है। वो बहुत खुश और उत्साह से भरा हुआ है। उसे मिठाइयाँ और खिलौने चाहिए जो वहाँ दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसके माता पिता उसे वह दिलवाने से मना कर देते हैं। पर क्यों? जब यही खिलौने और यही मिठाइयाँ कोई और उसे ऑफर करता है, कोई और उसे देता है, तो वह मना कर देता है। यही इस चैप्टर में हम देखेंगे। It was the festival of the spring. From the wintry shades of the narrow lanes and the allies emerged a glad clad of humanity. A thick as a swan bright colored rabbits issuing from a warren, they entered the fluid sea of sparkling silver sunshine outside the city gates and sped towards the fair. Some walked, some rode on the horses, others sat, being carried in the bamboo and bullock carts. One little boy ran between his parents' legs, brimming over with the life and the laughter. The joyous morning gave greetings and the unshamed invitation to all to come away into the fields, full of flowers and songs. बसंत का पर्व था। ठंडी छाया में सकरी गली कूचों की से सुंदर वस्त्रधारी मोर ऐसी बनी होकर उमड़ रही थी जैसे किसी बिल में से चमकीले रंगों वाले खरगोश उमड़ पड़ते हैं। शहर के फाटक से बाहर की तरफ चमकती हुई चांदी से ऐसी धूप के उमड़ते समुद्र में वे प्रवेश करते थे और मेले की तरफ तेज गति से चल देते थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बांस की बैलों वाली गाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे। मस्ती व हंसी से छलकता हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने माता पिता के टांगों के बीच दौड़ता जा रहा था। खुशियों से भरा हुआ वह सवेरे उन सभी लोगों को फूलों व गीतों से खेतों में निकल आने पर बधाई व खुला निमंत्रण दे रहा था। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, arrested by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had to stop to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of the refusal in their eyes. आजा बच्चे, उसके माता पिता ने पुकारा जब वह रास्ते की खिलौनों की दुकानों से आकर्षित होकर पीछे जा रहा था। वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। उसके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। दूर हटते हुए खिलौने पर उसकी आंखें भी जमी हुई थी। जब वह वहां पर आया जहां पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे, तो वह अपनी मन की इच्छा को नहीं दबा पाया। यद्यपि वह अपने माता पिता की आंखों में इनकार की पुरानी व ठंडी नजर को अच्छी तरह से जानता था। I want the toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to catch, said, Look, child, what is before you? The faint disgust of the child's unfilled desire had hardly been quelled in the heavy, pouting sob of her breath, Mother. When the pleasure of what was before him filled his eager eye, they had left the dusty road on which they had walked so far. It wended its weary way circuitously to the north. They had come upon a footpath in a field. मुझे यह खिलौना चाहिए, उसने विनती की। अपनी जानी पहचानी शैली से उसके पिता ने उसकी जख लाल
लाल आंखों से देखा। उस दिन के स्वच्छंद वातावरण से द्रवित होकर उसकी माँ नरम थी और उसकी उंगली पकड़ते हुई बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे आगे वह क्या है। बच्चे को अतृप्त इच्छा को हल्की निराशा अभी मुश्किल से सिसकी के साथ माँ में बदली थी कि तभी जो कुछ अब उसके सामने था वह उसकी उत्सुक आंखों में समा गया। उन लोगों ने उसे धूल भरी सड़क को छोड़ दिया। उस पर वे अब तक चले जा रहा था। वह तो चक्कर काटती हुई उत्तर को चली गई थी। वे अब कटक पगडंडी पर उतर आए थे। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land, a river of yellow liquid light, ebbing and falling with each fresh eddy wild wind, and staring in the places into the broad rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of the silver light. Where it ended, no, on one side stood a cluster of low mud walled houses thrown into the relief by a dense crowd of yellow robed men and women from which arose a high pitched sequence of whistling, cracking, squawking, roaring, humming noises, sweeping across the grove to the blue, throated sky like the weird, strange sound of the Siva's mad laughter. वह फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत था जो मीलों तक सपाट फैली हुई धरती पर पिघले हुए सोने की भांति इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ था। वह पीली पिघली हुई रोशनी की एक नदी था जो मस्त हवा के हर ताजा झोंके के साथ उठती व गिरती थी तथा स्थान स्थान पर चौड़ी गहरी सहायक धाराओं में भटक रही थी। तो भी वह एक स्थिर व धूप वाले प्रवाह के साथ रूपली रोशनी वाली दूर की मृग तृष्णा की दिशा में दौड़ी जा रही थी। जहाँ वह समाप्त हो रही थी वहाँ एक तरफ वो कच्ची मिट्टी के नीचे नीचे घरों का एक झुंड खड़ा था जिसके किनारे पर से पीली वस्त्रधारी स्त्री व पुरुष की सघन भीड़ जा रही थी, जिनमें से सीटी बजाने की, चीख पुकार की, चूह की सी, गर्जन की सी, गुनगुनाने की सी आवाजें आ रही थी जो वृक्षों की कुंज में से गुजरते हुए शिव के अलौकिक रुद्र अट्टहास की भांति नीलकंठ अवकाश की ओर निकल रही थी। The child looked up the father and mother, saturated with the thrill, joy, and the wonder of his vast glory, and feeling that they too wore the evidence of this pure delight in their faces, he left the footpath and plunged headlong in the field, prancing like a young colt, his small feet timing with the fitful gust of wind that came rich with the fragrance of more distant field. बालक ने अपने माता पिता की तरफ देखा। इस विस्तृत सौंदर्य के आनंद एवं आश्चर्य से पूरी तरह से तृप्त होकर उसने महसूस किया कि उसके माता पिता भी इस शुद्ध आनंद को अपने चेहरे पर धारण किए हुए होंगे और उसने पगडंडी छोड़ दी तथा एक युवा टटू की भांति कूद फांद करते हुए वह पूरी तरह से उस खेत में घुस गया और अधिक दूर के खेतों से सुगंधित हवा के झोंके आ रहे थे। उनके साथ अपने छोटे छोटे पैरों की लय व ताल मिला जा रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their ruddy purple wings, intercepting the flight of a lone black butterfly. In search of the sweetness from the flowers, the child followed them in the air with his gaze, till one of them would fold its wings and rest, and he would try to catch it. But it would go fluttering, flapping up into the air when he almost caught it in his hand. One bold black bee
having evaded capture, sought to tempt him by winning round his ear and nearly settled on his lips. When his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." नहीं आया। टिट्टों का एक झुंड तेज बैगनी रंग वाले पंखों को इधर उधर उड़ा रहा था, जो फूलों से मिलने वाली मधुरता की खोजती हुई एक अकेली काली तितली की उड़ान में बाधा डाल रहा था। उन पर नजर रखते हुए उस बालक ने तब तक पीछा किया जब तक कि उनमें से एक अपने पंख मोड़कर आराम करने बैठ गया और उसमें उसे पकड़ने की चेष्टा नहीं कर ली। और किंतु जैसे ही वह उसे अपने हाथों से पकड़ने को हुआ, वह अपने पंख फड़फड़ाता हुआ हवा में ऊपर को चला गया। अपने को उसकी पकड़ से बचाते हुए एक साहसी काले भंवरे ने उसके कान के पास अपनी गुनगुन से उसे रिझाने की चेष्टा की तथा वह लगभग उसके होठों पर बैठ ही गया था कि तभी उसने अपनी माँ की पुकार सुनी। वह कह रही थी, "आजा बच्चे, आजा, पगडंडी पर आजा।" He ran towards his parent Kelly, walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. "Come, child, come," his parents called from the shade of the grove, where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. प्रसन्नता चित्त से वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और कुछ देर के लिए उनसे आगे निकल गया, किंतु शीघ्र ही फिर पीछे छूट गया। वह पगडंडी के उन छोटे छोटे कीट पतंगों की तरफ आकर्षित हो गया जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने अपने छिपने के स्थान में से निकल कर चले आ रहे थे। "आजा बच्चे, आजा," उसके माता पिता ने एक कुंज की छाया में से पुकारा जहां पर कगार पर जा बैठे थे। वह उनकी तरफ को दौड़ गया। An old banyan tree outstretched its powerful arm over the blossoming jack and the jamun and the neem and champak and srisa and cast its shadows across the beds of the golden cassis and crimson gulmohar as an old grandmother spread her skirt over her young ones. But the blushing blossoms freely offered their adoration to the sun in the spite of their protection chaperon, by half covering themselves, and the sweet perfume of their pollen mingled with the soft, cool breath that came and went in the little puffs, only to be weighted aloft by a strong breeze. एक पुराने बरगद ने अपनी मजबूत बाहें फूलते हुए कटहल और जामुन और नीम और चंपक और शीश पर फैला रखी थी और अपनी छाया को सुनहरे कैसिया व लाल गुलमोहर की क्यारियों की आर पार इस तरह से गिरा रहा था जैसे कोई बूढ़ी दादी माँ अपने दामन को अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर फैला देती है। किंतु अपनी रक्षिका की उपस्थिति के बावजूद भी उन शर्मीले फूलों ने सूर्य के प्रति अपने सम्मान सुमन अर्पित कर दिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने को आधा ढका और उनके पराग की मीठी सुगंध को उस कोमल शीतल वायु में मिला दिया जो हल्के झोंकों में से आ रही थी, जिस पर अधिक शक्तिशाली वायु के थपेड़े पड़ रहे थे। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hands. But lo, he heard the calling of the doves and ran towards the parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. A curious look was in his parents' faces, till a koel struck out a note of the love and released their pent-up souls. "Come, child, come," they called
to the child, who had now gone running in the wild caper round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. ताजा फूलों की एक फुहार बालक पर ठीक उस समय गिरी जब वह कुंज के अंदर गया और अपने माता पिता को फूल पर वह झड़ती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में बटोरने लग पड़ा। परंतु देखो, उसने फाख्ताओं की कुहक सुनी और अपने माता पिता के पास वह चिल्लाता हुआ दौड़ा, फाख्ता फाख्ता। वह अपने हाथों की पंखुड़ियों को भुला बैठा और वे नीचे झड़ गई। उसके माता पिता के चेहरों पर जिज्ञासा का भाव था कि एक कोयल ने एक प्यारा भरी तान छेड़ दी तथा उनकी आत्मा के तनाव के शिथिल कर दिया। आजा बच्चे आजा, उन्हीं बच्चे को पुकारा जो वह अब बरगद के वृक्ष के चारों तरफ मस्ती से कूद कूद कर दौड़ रहा था। उसको साथ लेकर वह सकरी चक्करदार पगडंडी पर आ गया जो सरसों के खेत से होकर मेले में जा रही। As they neared the village, could see many other footpaths full of throng, conversing to the worldful of the fair, and felt it the once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. He sweat met the seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot on an architecture of many colored sweets, decorated with the leaves of the silver and the child started open-eyed, and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want the barfi, he slowly murmured. But he half knew, as he begged, that his plea would not be heeded because his parents say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चे ने और अनेक भीड़ भरी पगडंडियों देखा जो सिमटी हुई मेले के भंवर में जा रही थी, और उसे वह दुनिया जिसमें वह जा रहा था एकाएक खराब भी लगी तथा अच्छी भी। प्रवेश स्थान के एक कोने पर एक हलवाई चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, चांदी और सोने की परतों से सजी हुई रंग बिरंगी मिठाइयाँ के सजे हुए ढेर के तले उसकी दुकानों पर एक भीड़ उमड़ रही थी। बालक आंखें फाड़ कर घूर रहा था और बर्फी उसके मुंह में पानी भरा रहा था, क्योंकि वह उसकी प्रिय मिठाई थी। मैं बर्फी चाहता हूँ, वह धीरे से बड़बड़ाया, किंतु मांगते हुए वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे। सो उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह आगे को चल दिया। A man holding a pole with the yellow, red, green and the purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors, and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy the balloons for him, because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. एक आदमी एक बांस पकड़े हुए खड़ा था। उसने पीले, लाल, हरे व बैंगनी गुब्बारे पर उड़ रहे थे। उन रेशमी रंगों के इंद्रधनुष शोभा पर वह बालक मुग्ध हो गया और उसने अंदर उन सभी को ले लेने की तीव्र इच्छा जाग उठी। किंतु वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वह कह देंगे कि वह ऐसे खिलौने खेलने के लिए बहुत छोटा है। सो वह आगे चल जाता है। A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in the basket. It had it raised in a graceful bend like neck of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of a miniature waterfall. The child went towards the juggler, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the jugglers played, he proceed further. एक सांप के सामने एक सपेरा बीन बजाता हुआ खड़ा था। एक टोकरी में वह सांप कुंडली मार कर बैठा था। उसके फन आन से ऊपर को उठा हुआ था जैसे किसी हंस की गर्दन की तरह, जबकि संगीत
उसके कानों में चोरी चोरी ऐसे प्रवेश कर रहा था जैसे किसी छोटे से झरने की हल्की हल्की लहरों की तरह। बालक उस सपेरे के पास गया, किंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा फूकड़ संगीत सुनने से मना किया है जैसा कि सपेरे बजाते हैं, वह आगे बढ़ गया। There was a round about in the full swing. Men, women, children carried away in a whirling motion, shrieked and carried with his dizzy laughter. The child watched them intensely, going round and round, a pink plus of a smile on his face, his eyes rippling with the same movement. His hips parted in the amazement till he felt that he himself was being carried round. The ring seemed to go fiercely at the first, then gradually it began to move less fast. Presently the child's wrapped finger in his mouth beheld it stop. This time, before his overpowering love for the anticipated sensation of movement had been chilled by the thought of his parent, eternal Daniel, he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. एक चक्कादार झूला पूरे जोर से चल रहा था। बच्चे, आदमी, औरत चक्कर में घूम रहे थे और चक्कर खाती हुई हंसी के साथ चीख पुकार मचा रहे थे। बालक उनके चक्कर लगाते हुए को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ एक गुलाबी आभा थी। उसके आंखों में एक गति के साथ साथ लहरें उठ रही थी। उसके विस्मय से उसके ओंठ खुल रहे थे। उसे लगा कि उसे उस चक्कर में जाना चाहिए। पहले तो ऐसा लगा कि जैसे वह चक्कर भयंकर तेजी से घूम रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी टाल घटने लगी। मुक्त बालक ने अपने मुंह में उंगली डाले हुए उसे रुकते हुए देखा। इस बार इससे पहले कि उस चक्र की गति के प्रति उसकी अग्रिम भावना उसके माता पिता के स्थायी नहीं के कारण समाप्त हो जाती, उसने एक साहसिक प्रार्थना की, मैं उस चक्र पर घूमना चाहता हूँ, कृपा करके पिताजी, माँ। कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे उसके सामने नहीं थे। वह दूसरी तरफ देखने को मुड़ा। वे वहां भी नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। उनका कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within the dry throat, and within a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in red fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with the fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to other, hither and hither in all directions. Knowing or nowhere to go, mother, father, he wailed there with a moist, shrill breath now, his throat being wet with the swelling the spital. His yellow turban came united, and his clothes, wet with perspiration, become muddy where the dust had mixed with the sweat of his body. His light frame seemed heavy as a mass of lead. उसके सूखे कंठ में से एक भरा हुआ रुदन उमड़ पड़ा और अपने शरीर को एकाएक झटका देकर अपने खड़े होने वाली जगह से भयंकर रूप से भयग्रस्त होकर वह दौड़ पड़ा। माताजी, पिताजी उसकी आंखों से गर्म व भयग्रस्त आंसू लुढ़क रहे थे। उसका तमतमाया हुआ लाल चेहरा डर से ऐंठा हुआ था। डर से व्याकुल वह पहले एक और दौड़ता है, फिर दूसरी तरफ, इधर उधर, उन सब तरफ। उसे जानकारी नहीं थी कि वह कहाँ पड़ जाए। माँ, पिताजी। अब वह तीखी श्वास के साथ रो पड़ा। थूक निकलने के कारण उसका कंठ भीग रहा था। उसका पीला साफा खुल गया और उसके कपड़े पसीने से भीगकर यहाँ वहाँ कीचड़ वाले हो गए थे। जहाँ जहाँ धूल उसके पसीने पर बैठ गई थी, उसका हल्का शरीर शीशे के ढेर के समान भारी प्रतीत हो रहा था। Having run to and fro in the rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into the sobs. At little distances on the green grass he could see
through his filmy eyes men and women walking. He tried to look intensely among the patches of the bright yellow cloths, but there was no sign of his father and the mother among these people, who seemed to laugh and talk for the sake of laughing and talking. थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद जब वह हार कर खड़ा हो गया तो उसका रोना दब कर सिसकियों में बदल गया। हरी घास पर थोड़ी दूर अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसने आदमी व औरत को बातचीत करते हुए देखा। उसने चमकीले पीले वस्त्रों के मध्य ध्यान से देखने की चेष्टा की, किंतु उन लोगों के बीच जो सिर्फ हंसने व बोलने की गर्ज से हंसते बोलते दिखाई दे रहे थे, उसे अपने माता पिता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। He ran hotly again, this time to a shrine to which the people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with the man, but he ran through the people, legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with the lacing, murderous eyes, and the hefty soldiers. The poor child struggled to the thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stopping with very great difficulty, lifted him up in arms. वह फिर बेचैनी से दौड़ा। इस बार वह उस समाधि की तरह दौड़ा जहां लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। उस स्थान की इंच इंच भूमि आदमियों से ठस रही थी, किंतु वह लोगों की टांगों में से दौड़ा। उसकी हिचकियां चिल्ला रही थी, माँ पिताजी। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे। भारी भारी आदमी जिनकी आंखें डरावनी व हत्यारों से थी और मजबूत कंधे थे, उसे बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पैरों के बीच में घुसकर रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया, परंतु यदि वह अपनी आवाज को एकदम तीखी करके नहीं चीखता तो वह लोग धक्के मुक्के के बीच में गिरकर उनके पैरों के तले कुचल गया होता। वह जोर से चीखा, पिताजी, माँ। उस उमड़ती हुई भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुनी तथा बहुत कठिनाई से झुककर उसने अपनी बाहों में उठा लिया उसे। How did you get here, child? Whose baby are you? Then the man asked as he stared clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a lift on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम किसके बेटे हो? उस भीड़ में से पहाड़ को रास्ते बनाते हुए उस आदमी ने पूछा। अब वह बालक पहले से भी अधिक दुखी होकर फिर रो पड़ा और केवल यही चीखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। उस आदमी ने बच्चे को चक्र के पास ले जाकर उसे चुप कराना चाहा। क्या तुम उस घोड़े पर चढ़ना पसंद करोगे? उसने उस चक्र के पास पहुंचते हुए प्यार से पूछा। बालक के कंठ 1000 तीखी सिसकियों की से फट पड़ा और वह केवल इतना चीखा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the juggler still played on the flute of the dancing cobra. Listen to the nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloon, thinking the bright color of the walls would distract the child's attention, and quieted him. Would you like the rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. वह आदमी उस स्थान की तरफ को चला गया जहां पर वह सपेरा अभी भी नाचते हुए नाग के समान सामने बीन बजा रहा था। उस बढ़िया संगीत को सुनो बच्चे, उसने कहा, किंतु बालक ने अपनी
उंगलियां से अपने कान को बंद कर लिया और अपने स्वर को दोगुना तीखा करके चिल्लाया, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। वह आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया, सोच कर कि यह गुब्बारे देखकर, इन गुब्बारों का रंग देखकर बच्चा चुप हो जाएगा। वह कहता है, क्या तुम इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा पसंद करोगे? उसने जोर देते हुए कहा। उस बालक ने उड़ते हुए गुब्बारे की तरफ अपनी आंखें फेर ली और सिर्फ सिसकारी भरी, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। The man, still importunate in his kindly desire to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, "Look, can you smell these nice flowers? Child, would you like the garland to put the round your neck?" The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, "I want my mother, I want my father." Thinking to the humor his disconsolate charge by a gift of the sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. "What sweet would you like, child?" he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, "I want my mother, I want my father." वह आदमी अभी भी उस बालक को खुश करने का दयामयी इच्छा की लिए हुए उसे फाटक के पास ले गया, जहाँ पर फूल वाला बैठा हुआ था। देखो बच्चे, क्या तुम उन अच्छे अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो? क्या तुम उन्हें अपने गले में पहनना चाहोगे, माला बना के? बालक ने उस टोकरी की तरफ से अपनी नाक को घुमा लिया और अपनी सिसकी को दोहरा दिया, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। अपनी जिम्मेदारी में लिए हुए बालक की मिठाई का उपहार देकर संतावना देने के लिए वह आदमी उसे हलवाई की दुकान पर ले गया। तुम कौन सी मिठाई लोगे बच्चे? उसने पूछा। बच्चे ने हलवाई की दुकान पर से अपना चेहरा घुमा लिया और सिसक से पर सिर्फ इतना बोला, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपनी पापा चाहिए। Now we see the textual questions of this book, of this chapter. Question 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? इसका आंसर है, on his way to the fair, the boy sees many things. He sees the beautiful toys in a shop. Then he sees a group of dragonflies and tries to catch one. Then he sees some little insects and worms and gets attracted to them. A shower of young flowers and cooling of doves also fascinate him. He is greatly attracted to them, so he is lagging behind. Question 2. In the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? Answer. In the fair, the boy wants to buy a toy, Barfi, a garland of gulmohar flowers and balloons of different colors. Every time he moves forward without waiting for an answer because he knows that his parents will not buy any of these things for him. Question 3. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? The child sees a roundabout. He is attracted to it. He turns to his parent and makes a request for a ride in the roundabout. But his parents are not there. So he realizes that he has lost his way. A full deep cry rises within his dry throat with a sudden jerk of body. He begins to run here and there searching for his mother and the father. Question 4. Why does the lost child lose interest in the thing that he had wanted earlier? The child loves his parents more than anything. So long as he is with his parents, he wants to buy a number of things. But then he is separated from his parents. He starts weeping. Now he does not want anything. He wants only his parents.
Now he loses the interest in the thing that he had wanted earlier. Question 5. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? Answer. The child is separated from his parents in the fair. He started crying. A kind-hearted man takes the pit on him and carries him in arms. He helps him to trace out his parents. It seems possible that with the help of that man, the child finds his parents. Next, talk about it. The first question of the talk about is how to ensure not to get lost. If a small boy goes to a fair or some crowded place with his parents, both parent and the boy must take some points very clear about the situation. If the child get lost in the fair, they would decide some fixed point that if the child is lost, he must reach to that place. In this way, they will reunited very soon. If one find some police personnel, ask him to make an announcement.